हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें तो भूल गए, हमारे 12वीं के बच्चों को तो भूल गए, हमें भी तो बायोलॉजी पढ़ाइए। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूं बच्चों। मैं तो बस वेट कर रहा था कि आपके बाकी के जो एग्जाम्स है वो कब खत्म हो और कब आपका बायोलॉजी का एग्जाम आने वाला हो और मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊं। सही है, सो आज अराउंड 5 तारीख है। ठीक है, आज 5 तारीख है और अगले आने वाले 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, यानी 8 तारीख को बायोलॉजी का। ठीक है, सो आज से हम आपको कुछ रिवीजन लेक्चर्स देने वाले, रिवीजन लेक्चर भी नहीं कह सकते, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर देने वाले। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, स्पेसिफिक लेसन से, जो कि जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं ना आज। ठीक है, आज मेनली हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स में से, ठीक है, इन टॉपिक्स को अगर आप थरोवली प्रिपेयर कर लेते हैं, जितनी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको 90+ मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, 90+ मार्क्स आपको आपके एग्जाम में इजीली मिल जाएंगे आपके बायोलॉजी के। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा है, आपके पास 3 दिन का टाइम मिला है ना आप लोग को, तो एकदम अच्छे से पढ़ना है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का पेपर में एकदम फाड़ के आना है। ठीक है, एकदम अच्छे से लिख के आना बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, चलेगा। तो देखो, आज हम लोग लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एक वीडियो फॉर्म में है। इसका अगला वाला लेक्चर होगा। ठीक है, अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर हम लोग 4th, 5th और 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो भी एक वीडियो के फॉर्म में ही होगा। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, ठीक है, अगर आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर करने लगे, बहुत सारे बच्चे आने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव लेक्चर चालू कर देंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर चालू करेंगे, जिसमें मैं लाइव यहां पे आके आपके सामने आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग डायरेक्टली लाइव सेशन में ही मुझसे बहुत सारे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछते हैं, सो आप लोग यहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मुझसे बातें भी कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को उसके लिए, आपको उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाना है, और तो और आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है। ठीक है, अभी मैं लाइक का एम रख रहा हूं अराउंड 200 लाइक का। ठीक है, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, 200 लाइक को कंप्लीट करवा देंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन को भी स्टार्ट करना चालू कर देंगे। सही है, समझ में आ रही बात। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक लास्ट मोमेंट रिवीजन करने वाले। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन करने वाले, लास्ट मोमेंट में हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से टॉपिक जरूरी थे, क्योंकि देखो पढ़ के आपका ऑलरेडी अब तक हो चुका होगा। सही है, आप ऐसे बच्चे हो जिनको मैंने ही पढ़ाया है, मैंने ही आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी की पूरी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है, सब कुछ समझ रखा है, लेकिन उनमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में, वो भी थोड़ा सा देख लो। सही है, अगर इतने टॉपिक्स भी आप करके जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सही है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। क्या नाम है लेसन का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस इसके ऊपर से बनते हैं। सही है, तो इसको जरूर से पढ़ना, इसको जरूर से पढ़ना। कौन कौन से टॉपिक, देखो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो छोटा सा दिया हुआ इस पार्ट में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन उसमें देखो कुछ वर्ड दिए हुए, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग दिया हुआ, तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। सही है, देखो वापस मैं बोल रहा हूं कि ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है, मैं आप लोग को यहां पे कोई लेसन समझाने वाला नहीं हूं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी सारे के सारे लेसन एकदम अच्छे से समझा रखे। सही है, अगर आपको अभी भी लेसन पढ़ना है, जो कि मुझे नहीं लगता अभी आप लोग को पढ़ना होगा, सही है, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट है ना, तो इस टाइम पे अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप जाके लेक्चर वीडियोस में देख सकते हैं, जो हमारे मेन चैनल यानी JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने हर एक चीज एकदम डेडिकेशन से आप लोग को पढ़ाई है वहां पे। सही है, लेकिन अगर आपको टॉपिक्स जानने हैं, तो देखो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके ऊपर एक, इसके पहले एक डेफिनेशन दिया हुआ है ग्राफ्टिंग का, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेना। देखो क्या होता है ग्राफ्टिंग का मतलब, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, डीप में नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से सारी चीजें बताता चलूंगा सर। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, फॉर एग्जांपल ये कोई पेड़ है, फॉर एग्जांपल ये टोमेटो का पेड़ है। कौन सा पेड़ है, ये टोमेटो का पेड़ है। ठीक है, वहीं बाजू में एक और दूसरा पेड़ है छोटा सा, जिससे हम लोग, जो पोटैटो का है, इसका है वो पोटैटो। सही है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं क्या करूंगा, इस पेड़ को यहां से कट करूंगा। ठीक है, इस पेड़ को क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, इस पेड़ को, ये वाले पेड़ को कुछ ऐसे में कट करूंगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे में कट करूंगा, और यहां से, ठीक है, यहां से ध्यान से देखना,
यहां से इस पेड़ को मैं ऐसे कट करूंगा और इस वाले पोजीशन को, ठीक है, इस वाले पोजीशन को उठा के इस पेड़ के ऊपर रख दूंगा। सही है, मतलब नीचे पोटैटो का पेड़ होगा, नीचे जो स्टेम होगी, जो रूट्स होंगे वो किसके होंगे, पोटैटो के होंगे, लेकिन इस पोटैटो के ऊपर मैं रख दूंगा एक दूसरा पेड़, ठीक है, मैं रख दूंगा एक दूसरा पेड़ जिसको मैं जो कौन सा पेड़ है, टोमेटो का। सही है, इसको मैं क्या करूंगा, अच्छे से टाइटली बांध दूंगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा पता है, इसी एक सिंगल पेड़ पे, ठीक है, इसी एक सिंगल पेड़ पे ऊपर साइड टोमेटो भी उगेगा और नीचे साइड पोटैटो भी उगेगा। देख रहे हो कितनी मैजिकल थिंग है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। समझ में आ रही बात? तो ऊपर साइड क्या उग रहा है टोमेटो और नीचे साइड क्या उग रहा है, पोटैटो, ठीक है। इस सिंपल सी मैजिकल सी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ग्राफ्टिंग। तो ये डेफिनेशन जरूर से पढ़ लेना, क्या होता है ग्राफ्टिंग, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को देखो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना, प्लांट का लेसन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस और मेगास्पोरेंजिनेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, फ्लावर, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करो तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। मेल पार्ट मतलब क्या, कार्पेल, ठीक है। कार्पेल में क्या क्या होता है, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल पार्ट है। अगर मेल पार्ट की बात करूं तो स्टेमन होता है मेल पार्ट, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। सही बात है, याद आ रहा है ना, सब आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट कौन सा हो गया, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सही है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली गैमेट नहीं बनते, ठीक है। प्लांट्स के अंदर पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक प्लांट का सेल पहले स्पोर्स बनाएगा और उन स्पोर्स से आगे चल के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। सही है, स्पोर्स से आगे चल के क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और वैसे ही फीमेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर कहां पे गैमेट बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो इसके अंदर भी पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आगे चल के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो यहां पे सबसे पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेल स्पोर होता है उसे हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल स्पोर होता है, ठीक है, फीमेल जो स्पोर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। सही है। तो दोनों को बनाने की प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है, तो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बट आप लोग को मैंने ऑलरेडी डिटेल में प्यार से पढ़ा रखा है, तो उसे जरूर से देख लेना अगर आप लोग भूल गए होते हो। पर मुझे नहीं लगता आप लोग भूले होंगे। देखो क्या होता है, अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो एंथर के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सो हियर इज द एंथर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं डायग्राम के, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे अलग अलग थीका प्रेजेंट होते हैं। इस थीका के अंदर भरा हुआ रहता है, यहाँ पे इस थीका के अंदर भरा हुआ रहता है एक टिश्यू, जिस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू। इस स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट होती है, मियोसिस स्टार्ट होती है। मैंने बताया था ना आप लोग को। सो फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, ठीक है, कोई एक सेल है, इस टिश्यू के अंदर का कोई एक सेल ले लो। ये एक सेल सबसे पहले क्या करना शुरू कर देगा, मियोसिस, ठीक है। ये क्या शुरू करेगा, मियोसिस। मतलब इस एक सेल से आगे चल के क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। सही है, यही एक सेल आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाने वाला है ना। तो इस एक सेल को हम लोग कहने लगेंगे दैट इज एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी, जो माइक्रोस्पोर को आगे चल के बनाने वाली है। तो सब लोग को, सारे बच्चों को यहां पता होगा कि जब मियोसिस होती है, ठीक है, जब भी मियोसिस होती है तो उसका रिजल्ट में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। सही है, तो एक सेल से आगे चले कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल। लेकिन इनिशियली, ध्यान से सुनेंगे, इनिशियली ये चारों के चारों सेल ना अलग नहीं हो पाते, एक साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। समझ रहे हो, अलग नहीं हो पाते। इनिशियली ये चारों के चारों सेल कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर। एक सेकेंड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सही है, टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4। सही है, टेट्राड का मतलब 4 होता है। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उसके बाद आगे चल के ये चारों सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चारों सेल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। अब इन सेल्स को, ठीक है, अब इन सेल्स को हम लोग क्या कहने लगेंगे, दैट इज माइक्रोस्पोर। सही है, अब इनसे क्या बन गया, माइक्रोस्पोर। देखो इस स्पोरोजेनिस टिश्यू के अंदर, यहां भरा हुआ स्पोरोजेनिस टिश्यू, तो इन स्पोरोजेनिस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे क्या है, एमएमसी। एमएमसी मतलब क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, मियोसिस से क्या बना, दैट इज माइक्रोस्पोर
टेट्राड, फिर ये टेट्राड इनिशियली बनता है क्योंकि इनिशियली चारों सेल अलग नहीं हो पाते, फिर आगे चल के ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और यहां से क्या फॉर्म हो जाता है, दैट इज माइक्रोस्पोर। सही है, लेकिन अभी भी गैमेट फॉर्म नहीं हुआ है, तो गैमेट फॉर्म कैसे होगा, देखो अब इसके अंदर शुरू होती है माइटोसिस, ठीक है, अब इसके अंदर क्या शुरू होगी, माइटोसिस, लेकिन ये बहुत ही एक स्पेशल सी माइटोसिस है। देखो नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नॉर्मल माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक सेल होगा, ठीक है, एक सेल होगा प्यारा सा, वो दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक दो अलग अलग सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। देखो इसके अंदर क्या होता है पता है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और जो दूसरा सेल है ना वो इसी के साइटोप्लाज्म में तैरता है। क्या बोला मैंने, नॉर्मल माइटोसिस से क्या होना चाहिए था कि ये दो सेल्स अलग अलग सेल बनाते, ठीक है, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल से आगे चल के दो सेल बनाते हैं माइटोसिस में, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर दो सेल तो बनते हैं, लेकिन एक सेल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो दूसरा सेल होता है ना वो इसी दूसरे पहले वाले सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहां पे दो सेल्स फॉर्म हुए, जो अंदर वाला सेल है, जो बड़ा वाला सेल है, ये वाला सेल, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेल है, इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल, और इसके अंदर ये जो छोटा वाला सेल है इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। सही है, अब देखो, अब आपको लग रहा होगा जो बड़ा वाला सेल है वो ज्यादा फंक्शन करता है, नहीं बच्चों, जो छोटा वाला सेल है, ये वाला जो जनरेटिव सेल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है। सही है, ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट सेल। अब आगे चल के इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स लग जाएंगी, ठीक है, इसके ऊपर कुछ कवरिंग लग जाएंगी, ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, इसके ऊपर दो कवरिंग लग जाती है, एक इंटाइन और एक एक्साइन, ठीक है, एक्साइन की जो कवरिंग होती है वो स्पोरोपोलेनिन की होती है, पढ़ा है ना मैंने आप लोग को। ये ऐसा मटेरियल है जो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब डिग्रेड नहीं हो सकता, चाहे कोई भी एंजाइम डाल लो, कोई भी एसिड डाल लो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जो आपके जो ये होते हैं, पॉलन होते हैं प्लांट के अंदर, वो हजार हजार सालों तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। सही है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, दो कवरिंग लग जाएगी, अंदर वाली कवरिंग को हम लोग कहेंगे इंटाइन, बाहर वाली कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइन, ठीक है। अब यहां पे क्या फॉर्म हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, पोलन ग्रेन। सही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन में अभी भी देखो, अभी भी यहां पे मेल गैमेट फॉर्म नहीं हुआ, अभी भी पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ है और ये अभी भी स्पोर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अंदर वाला जनरेटिव सेल है, ये जो अंदर वाला जनरेटिव सेल है, ये आखिरी माइटोसिस करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आखिरी माइटोसिस करेगा। और अब अंदर जाके ये दो यहां पे सेल्स बनते हैं, ठीक है, ये बाहर वाला वेजिटेटिव सेल और ये अंदर वाला जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स को हम लोग कहेंगे दैट इज मेल गैमेट। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए कितनी प्रोसेस हुई, एक मियोसिस हुई और दो माइटोसिस हुई, ठीक है, एक मियोसिस हुई और दो माइटोसिस हुई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। तो ये भी पढ़ लेना ध्यान से एकदम, ठीक है। उसके बाद है मेगास्पोरेंजेनेसिस। मेगास्पोरेंजेनेसिस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है, ये फीमेल के स्पोर्स को कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला मिटा दूं, ये वाला पेज मिटा दूं मैं, ठीक है। जिसको क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है, चलो इसको मिटा देता हूं। देखो अब हम लोग को पढ़ना है मेगास्पोर मतलब क्या। देखो ऊपर ऊपर से देख लेंगे हम लोग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। सही है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये आपका एक ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के ऊपर बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स रहती है, इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं हम लोग ना उनको, ठीक है, इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं। फिर ये एक ओपन एंड होते हैं जिसको हम लोग चलाजल एंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलाजल एंड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे कुछ टिश्यूज भरे हुए रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सारे बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। इन टिश्यूज को हम लोग कहते हैं दैट इज न्यूसेलस। व्हाट वी कॉल दिस टिश्यूज एज न्यूसेलस। देखो इसके अंदर एक डिफरेंस है, देखो मेगास्पोरेंजेनेसिस के अंदर एक डिफरेंस है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में सारे के सारे सेल्स आगे चल के स्पोर्स बनाने लग रहे थे, लेकिन मेगास्पोरेंजेनेसिस के अंदर ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फीमेल्स के अंदर कोई एक ही स्पेसिफिक सेल, इस पूरे के पूरे न्यूसेलस में से कोई एक ही सेल आगे आएगा और वो क्या करेगा, दैट इज मेगास्पोरेंजेनेसिस करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे, ठीक है, लेकिन ये सेल ने क्या बोला कि मुझे मदर सेल बनना है, ठीक है। तो आगे चल के क्या होगा, इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल दिस सेल, इसमें आगे चल के ये आगे चल के मेगास्पोर बनाना चाहता है। सो इस सेल के अंदर क्या चालू हो जाएगा, मियोसिस। और इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, जिसके अंदर मियोसिस चालू हो रहा है उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, वापस एमएमसी, शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। अब इससे आगे चले क्या फॉर्म हो जाएंगे, चार अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज मेगास्पोर।
इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर। अब देखो इसमें से कोई भी 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी 3 सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक ही सेल, जो एक सेल है ना, यही वाला सेल आगे चल के क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा आपके गैमेट्स का, ठीक है, गैमेट्स का। तो क्या होगा यहाँ पे देखो कितने बार माइटोसिस होगी, टोटल माइटोसिस 3 बार होती है, ठीक है, कितने बार होती है, 3 बार होती है। ध्यान से सुनो, एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बने, ठीक है, 2 सेल बने, एक सेल यहां पे, एक सेल यहां पे, सही है। फिर दूसरी बार देखो, हाँ एक और चीज हमेशा जान लेना, हमेशा याद रखना कि जब इसके अंदर माइटोसिस होगी, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगी तो हमेशा न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा। देखो इसके अंदर जब माइटोसिस होगी तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। जैसे ओके, पेन सेलेक्ट कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ठीक है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब जब इसके अंदर माइटोसिस हुई तो यहां पे 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, ठीक है, इसके अंदर क्या फॉर्म हो गए, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, लेकिन इसका अलग से साइटोप्लाज्म फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, एक बार माइटोसिस हुई 2 फॉर्म हुआ, फिर दूसरी बार जब माइटोसिस हो गई तो 2 से कितने फॉर्म हो जाएंगे, 4 फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, और जब तीसरी यानी आखिरी बार माइटोसिस होगी तो 4 से कितने फॉर्म हो जाएंगे, टोटल 8 फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, कितने फॉर्म हो जाएंगे, 8 सेल फॉर्म हो जाएंगे। अब जैसे ही 8 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, इसके बाद यहां से आपके साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है, ध्यान से देखो, 3 सेल ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 3 सेल ऊपर चले जाएंगे, 3 सेल नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 3 सेल नीचे आ जाएंगे, और 2 सेल नहीं बोल सकते, 2 न्यूक्लियस बीच में फंस रहेंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बीच में रहेंगे, ये दोनों अलग अलग डिवाइड नहीं हुए। समझ में आ रही बात? तो अब देखो ध्यान से सुनेंगे, जो एंड, ठीक है, जो एंड माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट है, ठीक है, माइक्रोपाइल मतलब क्या, जो खुला हुआ एंड है, ठीक है, तो जो एंड माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट है वहां पे हमेशा एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पे हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ये जो बीच वाला सेल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एग सेल यानी फीमेल गैमेट, ठीक है, क्या है ये, फीमेल गैमेट। इसके बाजू बाजू में जो 2 सेल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनर्जिड्स, ठीक है, इन्हें हम लोग सिनर्जिड कहेंगे। और ये जो 3 सेल है, इन तीनों सेल्स को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं हम लोग, एंटीपोडल सेल। और ये जो 2 सेल्स बचे इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कह सकते हो आप लोग, पोलर न्यूक्लिया या फिर सेकेंडरी न्यूक्लिया कह सकते हो। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। देखो 7 सेल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और ये एक सेल, ठीक है, ये बीच वाला एक सेल, तो 7 सेल है। और कितने न्यूक्लियस है टोटल, 8 न्यूक्लियस है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ एक फीमेल गैमेट फॉर्म करने के लिए हमें कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस करनी पड़ी, तो आप लोग को बताना है कि हम लोग को 1 बार मियोसिस करनी पड़ी और 3 बार माइटोसिस, ठीक है, 1 बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस। समझ में आई बात? तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, मेगास्पोरेंजेनेसिस भी हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहला डायग्राम टीएस ऑफ एंथर का, ठीक है, टीएस ऑफ एंथर पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, आप लोग को ये पढ़ लेना, देख बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। और जो दूसरा डायग्राम है दैट इज एनोट्रोपस ओव्यूल का, बहुत बार आता है ये पेज नंबर 4 पे अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसको जरूर से एक बार देख लेना, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से उठा के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में चले जाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कि पॉलिनेशन किसके थ्रू हो पा रही है, ठीक है, कैसे कैसे पॉलिनेशन हो रही है, कौन कौन से पॉलिनेशन है। तो 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बायोटिक में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बैट्स आ जाते हैं, हनी बीज आ जाती है, सही है, बहुत सारी चीज आ जाती है। एबायोटिक में विंड है आपका, वाटर है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर। तो इसको भी एक बार अच्छे से ध्यान से रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेसन से बनते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये वाला स्लाइड आपको क्लियर है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, यहां पे देखो, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, सही है। तो
कि अगर ये इसी प्लांट का मेल गैमेट इसी फीमेल गैमेट को अगर ये कर दे, फर्टिलाइज कर दे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, जिसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं हमारी भाषा में, बायोलॉजिकल टर्म में। लेकिन क्या ऑटोगैमी नेचर अलाउ करती है? नहीं करती भैया, नेचर नहीं बोलती कि ऑटोगैमी होना चाहिए, वरना सेम जीन आ जाएंगे ना, कुछ म्यूटेशन ही नहीं देखने के लिए मिलेगा, सही है। तो नेचर कभी भी नहीं चाहती कि ऑटोगैमी हो, वो हमेशा ये चाहती है कि जेनोगैमी हो, मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो पॉलन है वो दूसरे टाइप के प्लांट के ऊपर जाके गिरे, सही बात है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ऑटोगैमी को रोकने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस इंस्टॉल, डिवाइसेस बोल सकता हूं मैं, हाँ, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं नेचर द्वारा, ठीक है, नेचर द्वारा, वो सारी चीजें हम लोग किसके अंदर आती है? दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर क्या करती है पता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका फ्लावर है, ये कोई आपका फ्लावर है, ठीक है, जिसमें ये वाला फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। तो नेचर क्या करेगी पता है? नेचर क्या करेगी? इस एंथर का साइज छोटा कर देगी और जो आपका कार्पेल वाला रीजन है उसका साइज बड़ा कर देगी। तो कभी भी ये वाला जो पोलन है ये इसके तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ये एक चालाकी हो गई नेचर की। फिर नेचर क्या करेगी पता है? मेल और फीमेल गैमेट को अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे डेवलप करेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको, उसकी जो प्यूबर्टी आती है ना, मतलब अलग अलग टाइम पे उसकी डेवलपमेंट होगी। तो पहले फॉर एग्जांपल ये डेवलप हो गया, लेकिन ये डेवलप हुआ ही नहीं था, तो इसका पोलन इसके ऊपर गिरा तो इसका कुछ असर ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये डेवलप हुआ ही नहीं है, सही है। तो ये भी एक तरीका है, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने का, ऑटोगैमी को रोकने का। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस इंक्लूड किए गए हैं आपकी बुक में, वो आप लोगों को रीड करना है, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से पढ़ना, ठीक है, जरूर से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अवर टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? विथ डायग्राम, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, विथ डायग्राम आप लोग को ये प्रिपेयर करना है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को देखा अभी बताया, फीमेल का स्ट्रक्चर, फीमेल का जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं ना, जिसके अंदर एक यहां पे एक सेल होगा, ठीक है, यहां पे क्या होंगे? दो सिनर्जिड्स, और यहां पे एंटीपोडल सेल, जो कि फालतू के सेल है, मेरे को तो नहीं पता इनका क्या फंक्शन है। उसके बाद यहां पे क्या है? दो पोलर सेल, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा कुछ आपका क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेल गैमेट फॉर्म होता है, तो मेल गैमेट कितने फॉर्म होते हैं? देखो, एक वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर दो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसा लगना दो आंखें इसकी, पर क्या है? ये दो मेल गैमेट है जो कि किससे बने हुए हैं? जनरेटिव सेल से बने हुए। तो जब भी ये पॉलिनेशन करने के बाद किसी भी प्लांट के किसी भी फीमेल पार्ट के अंदर घुसते, तो यहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन होती है। ध्यान से सुनो, एक आपका ये वाला पार्ट इस एग सेल को जाके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, इस एग सेल को जाके फर्टिलाइज करेगा, जिससे आगे चल के सीड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग सिनगैमी भी कह रहे हैं, सही है। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, ये जाके इस पोलर न्यूक्लियस को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो एक फर्टिलाइजेशन इस मेल गैमेट और इस एग सेल के साथ हो गई, ठीक है, और जो दूसरी फर्टिलाइजेशन है वो किसके साथ हो गई? इस पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो कितनी फर्टिलाइजेशन हुई? यहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुई। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी चीज को आपको बस इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर देना, इंग्लिश में पॉइंट्स बना के। हाँ, हमेशा याद रखना कि कभी भी आप आंसर लिखो तो उसको पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। डायग्राम जो भी बनाओ वो थोड़े से नीट बनाओ, ठीक है, दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करो अपने घर पे, और हमेशा नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ज्यादा उसको बनाओ फिर रब करो ज्यादा, उससे ना डायग्राम उसका खराब दिखता है, सही है। तो कोशिश करना कि जितना क्लीन हो सके डायग्राम उतना क्लीन बनाओ, और जितना क्लीन आप लिख सको उतना क्लीन बनाओ, लिखो। ज्यादा कुछ इसमें ये मत करो, कटविट मत मारो, सही है, चलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। की डबल फर्टिलाइजेशन होने से क्या क्या फायदे हैं एक प्लांट को, ठीक है, वो पढ़ लेना। कुछ 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, वर्ड्स यू मस्ट नो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या? बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग देख बहुत सारे प्लांट देखोगे, जैसे पपाया का प्लांट देखा होगा, सही है। तो पपाया की जो फ्रूट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स आप लोग को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोस फॉर्म हो जाते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे पार्थिनोकार्पी। देखो, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है,
पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, ठीक है, ऐसा फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना, ऐसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना जिसके अंदर कोई भी सीड प्रेजेंट ना हो, ठीक है, कोई भी सीड प्रेजेंट ना हो, आपका जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है ना फ्लावर का, वो खुद ही डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। तो आपको इस वर्ड्स के मतलब पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो इतना पढ़ना आप लोग को, यहां से आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट लेसन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, समझ में आ गया? चलो आ जाओ, हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, दैट इज अवर सेकंड लेसन, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में भी कौन से एनिमल? अपनी ह्यूमन एनिमल्स, ठीक है, हम अपनी बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता होना चाहिए, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विथ डायग्राम, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों को डायग्राम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करो, कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ गया ना 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के, तो जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो उसमें एक डायग्राम छोटा सा जरूर बनाना, क्योंकि देखो एक तो अच्छा लगता है बनाने, जो एग्जामिनर चेक करेगा ना उसको लगेगा कि हाँ यार बंदे को समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आपको उस डायग्राम के भी अलग से मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो वो जरूर से हमेशा याद रखना कि डायग्राम्स आप लोगों को बनाना है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आप लोगों को समझानी है, ध्यान से सुनो, कौन कौन चीज समझानी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला क्या था, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज अवर टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और इसी के अंदर ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, सही है। तो ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो और हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल के अंदर कौन सा ऑर्गन है, ये टेस्टिस, सही है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये हो गया। उसके बाद कुछ एक्सेसरी डक्ट्स है, ठीक है। देखो सब लोग को पता है कि मेल के अंदर कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर मैं ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर, मेल के अंदर कभी भी फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलती है। इसका मतलब जब गैमेट बन रहा है मेल की बॉडी के अंदर तो उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, सही है। तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों को हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, सही है। उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। और जब मेल का इजैकुलेशन होता है, ठीक है, तो उस इजैकुलेशन को हम लोग सीमन बोलते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं, बाकी का 90% क्या होता है पता है, 90% कुछ अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशन उसके अंदर मिली हुई होती है। तो उन ग्लैंड्स को भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, सही। उन ग्लैंड्स के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। टोटल 3 ग्लैंड्स है, तो उन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड, सही है। तो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सही है, ठीक है, एक आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद है एक एक्सेसरी डक्ट, मतलब वो रास्ते जहां से टेस्टिस सॉरी स्पर्म बनेगा और वो बाहर आएगा, ठीक है। और लास्ट है अपना एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते क्या होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ओके। देखो एक ऐसा पाउच लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ठीक है। पाउच लाइक ऑर्गन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इस पाउच के अंदर क्या रखा हुआ रहता है, टेस्टिस। तो यहां पे एक टेस्टिस, यहां पे एक टेस्टिस। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टेस्टिस होते हैं, तो वहां पे लिखा रहेगा 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, तो बच्चे 2 लिख के आ जाते हैं, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है 2 पेयर। पेयर मतलब क्या, जोड़ी, तो 2 जोड़ी मतलब क्या हो जाते हैं, 4। तो आप लोग हमेशा रखता है सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर 2 टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। अगर पेयर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे 2 वर्ड लिखा हुआ रहेगा। अगर पेयर लिखा हुआ है तो आपको 1 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 1 का पेयर कितना होता है, 2, ठीक है। इस वर्ड को हमेशा रख लो, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान से पढ़ना है हर एक चीजों को, सही है। तो अ सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एक साइड ये वाला टेस्टिस बन गया, एक ये टेस्टिस बन गया। इस टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एक लोब प्रेजेंट होगा। उस लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ लोब्स मैं लिख के नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। ये लोब है, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, अराउंड 250, ठीक है, अराउंड 250, 200 से लेके 300 बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन लोब को ऐसा बड़ा सा बनाऊं, एक लोब यहाँ पे, तो इस लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक पतली सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, ध्यान सुनेंगे, एक पतली सी
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आगे चले क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, सही है। उसके बाद इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ध्यान सुनेंगे, यहां से एक ऐसी पाइप कनेक्ट होगी जो सारे के सारे स्पर्म के प्रोडक्शन को एक पाइप में कलेक्ट करेगी, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सारे कलेक्शन को क्या करेगी, एक पाइप में कलेक्ट करेगी। इस पाइप को हम लोग कहते हैं दैट इज रेटेटेस्टिस, क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस, सही है। फिर रेटेटेस्टिस क्या करेगा, जब ये देखो रेटेटेस्टिस किसके अंदर आ गया, डक्ट्स के अंदर आ गया, क्योंकि वो लेके जा रहा है चीजों को, ठीक है, स्पर्म्स को बाहर लेके जा रहा है। फिर यहां से चीजें स्पर्म के बाहर, आपका टेस्टिस के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो भी आपका डक्ट है वो क्या करेगा, उसको टेस्टिस के बाहर निकल जाएगा। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज वासा एफरेंशिया, ठीक है। एफरेंशिया से मैंने आप लोगों को बताया था कि एफरेंशिया से याद कर लो एग्जिट, जो टेस्टिस से बाहर लेकर जा रहा है, एग्जिट करवा रहा है उसको, दैट इज एफरेंशिया। सो वासा एफरेंशिया। फिर एफरेंशिया के बाद यहां से एक बड़ी सी ट्यूब बनती है, ठीक है। यहां से एक बड़ी सी ट्यूब बनती है जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम होता है, इसको हम लोग एपिडिडाइमस कहते हैं। फिर यहां से एक और ट्यूब निकलती है जो कि इसको स्क्रॉटम के बाहर लेकर चली जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वास डिफरेंस। क्लियर है, यहां इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। उसके बाद ध्यान से सुनो, जैसे ये वास डिफरेंस में आती है यहां से, ठीक है, तो यहां पे मेल का यूरिनरी सिस्टम भी है, सही है, क्योंकि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों सेम होता है, सही है। तो यहां पे यूरिनरी सिस्टम भी है, यहां से यूरेथ्रा आया हुआ है, यहां पे इसका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आपका वास डिफरेंस आता है, मतलब वास डिफरेंस यहां से जाएगा और इसके पीछे से यहां से बाहर आता है, सही है। अब जैसे ही ये यहां से बाहर आया, यहां से कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड, ठीक है, जो सबसे पहला ग्लैंड यहां पे लगता है दैट इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है भैया इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये लीफ लाइक ग्लैंड जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। किस फॉर्म में न्यूट्रिशन रहता है इसका न्यूट्रिशन रहता है फ्रुक्टोज की फॉर्म में, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, इसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखोगे, एक्सप्लेनेशन करोगे अपने एग्जाम में, सही है। तो यहां पे सबसे पहला क्या आया, आपका सेमिनल वेसिकल। फिर सेमिनल वेसिकल जाके यहां से ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, यहां से यूरेथ्रा निकला हुआ है, ठीक है, यूरेथ्रा निकला हुआ मेल का, यहां से राउंड मार लेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे आप लोगों ने डोनट देखा, डोनट ऐसा एकदम राउंड सा स्ट्रक्चर होता है और बीच से एक, समझ लो ऐसे याद रखो कि ये डोनट है और डोनट के बीच से एक पाइप गई हुई है, सही है। तो ये पाइप क्या है, आपकी यूरेथ्रा, और इसके आजू बाजू क्या है, एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज कनेक्टिव ग्लैंड। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आओगे तो यहां से, अच्छा, कनेक्टिव ग्लैंड को ही प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके नीचे यहाँ पे ऐसे बल्ब लाइक एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भी दो नाम है, एक है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड है, और एक इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां से इन तीन ग्लैंड्स के साथ आपका यहां से इजैकुलेशन हो जाता है। क्लियर है, दिस इज द ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाला पार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सही है। तो ये भी यहीं पे हम लोग छोटा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां से ऐसा यूट्रा रहता है, फिर यहां से एक ओविडक्ट पास हुआ है, सही है, ओविडक्ट पास हुआ है, और यहां से क्या रहती है, यहां पे बड़ी बड़ी दो ओवरीज, ठीक है, यहां पे दो ओवरीज है, यहां पे एक ओवरीज है, यहां से एक ओविडक्ट पास हुआ है, सही है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनफंडिबुलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्रे बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग फिम्रे बोलते हैं। और ये जो टर्निंग है, टर्निंग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज इनफंडिबुलम। क्लियर है। यहाँ पे जो पतला सा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया एक्चुअली, यहाँ पे जो रीजन होता है थोड़ी पतली होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ है, सही है। फिर ये आपका यूरेटर है, यहां से क्या होता है, सर्विक्स, यहां पे ऐसे सर्विक्स लगा रहता है, फिर इस सर्विक्स के नीचे एक और ट्यूब रहती है, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, वजाइना। क्लियर है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका क्या है, यहां पे देखो, यहां पे एक पतली सी एक और कैनाल लगी हुई रहती है, जिस कैनाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। इसको हम लोग, ये सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और मेनली इसके अंदर, जनरली इसके अंदर म्यूकस भरा हुआ रहता है, ठीक है। इस कैनाल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, म्यूकस भरा हुआ रहता है, जो कि अंदर के कुछ बैक्टीरिया को वहां से एंटर होने नहीं देता बॉडी के अंदर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये जो
अपना यूट्रस है, इसकी 3 लाइनिंग होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल, फिर आपका मायोमेट्रियम वॉल, ये सारी चीजें दी हुई है आपके बुक के अंदर, पढ़ लेना उसको एक बार, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है, इसको एक बार जरूर से पढ़ लेना, ध्यान समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लेक्चर में समझाया हुआ था, ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यार से वहां पे समझाया हुआ था, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जरूर से देख लेना। उसके बाद आता है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस दो है, एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और एक आपका दैट इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है, कैसे फॉर्म हो रहा है वो सारी चीजें, और उसके बाद क्या है दैट इज oogenesis। इसको पढ़ने से पहले आप लोग को हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी एक बार देख लेना, हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल मैंने आप लोग को पढ़ा है ना, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आप लोग को। देखो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, जब भी एक बॉय या फिर एक गर्ल जब उसकी प्यूबर्टी हिट होती है तो उसके ब्रेन में एक ग्लैंड लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन जाके एक्ट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, उसके बाद पिट्यूटरी उसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है, उस ग्लैंड्स के सॉरी उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या रिलीज करेगा, 2 ग्लैंड रिलीज करेगा, 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, दैट इज एक है LH और एक है FSH, ठीक है। LH का ही एक स्टाइलिश नाम एक और है दैट इज ICSH, ठीक है, ये एक स्टाइलिश सा नाम है, सबके फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो LH का फुल फॉर्म होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ICSH का फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद आता है दैट इज आपका FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और वहां पे एग सेल को बनाने का काम करता है। वहीं ये जो LH है जिसको हम लोग ICSH भी बोल रहे हैं, ये जाके मेल्स के अंदर, ठीक है, मेल्स के अंदर जो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, लेडिक सेल्स होते हैं, उनको जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और वहां से एंड्रोजन मेनली एंड्रोजन कौन सा होता है मेल की बॉडी में, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, तो उसको सिक्रीट करवाता है वहां से, और फिर वहां से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वो आप लोग को पढ़ने मिलेगा दैट इज गैमीटोजेनेसिस में, क्लियर है, समझ में आ जाए, गैमीटोजेनेसिस हो जाएगा। एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, और नेक्स्ट आपका क्या है दैट इज oogenesis, यहाँ पे ओवम, ठीक है, oocyte ओवम कह लो, oocyte कह लो, ठीक है, या फिर oogoनियम कह लो, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे आप लोगों को पढ़ना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या है कि कैसे हम लोग, ठीक है, इसके अंदर मेनली हम लोग को ये समझाया गया है कि कैसे कोई पर्सन प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स इसके ऊपर है, केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, ठीक है, परमानेंट मेथड है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। मैंने 2 बहुत ही प्यारे प्यारे लेक्चर बनाए थे, आई गेस लेक्चर नंबर 15 और 16 था इस लेसन का, ठीक है, लेक्चर नंबर 15 और 16 देख लेना, 2 बहुत ही छोटे लेसन है, अराउंड 20-25 मिनट के लेसन लेक्चर्स है, ठीक है, उसको जरूर से देख लेना, आप लोग को पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स है जैसे IVF और GIFT, ठीक है, GIFT इसको आप गिफ्ट पढ़ सकते हो। सो IVF का फुल फॉर्म है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन ये वर्ड दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो दोनों वर्ड है ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बुक के हिसाब से, क्लियर है, ठीक है। सो एक है आपका दैट इज IVF जिसका फुल फॉर्म क्या बनता है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सही है, और एक आपका है दैट इज GI गिफ्ट, ठीक है, इसको आप गिफ्ट बोलो दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्लियर है, इसको भी एक बार देख लेना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं अपन अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, ठीक है। थर्ड चैप्टर क्या है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, जो भी गैमेट, जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी के अंदर, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं उस प्रोसेस को। और वेरिएशन मतलब क्या, कि जो डिफरेंसेस है आपके पेरेंट और आपके बॉडी के अंदर, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, सही है। आप एकदम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हो ना, एकदम कॉपी थोड़ी दिखते हो, जेरॉक्स कॉपी, कुछ तो आपके अंदर चेंजेस होगा, ठीक है, उन चेंजेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में, ठीक है, उन सिमिलैरिटीज की वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। और इसका ही एक और वर्ड है दैट इज हेरिडिटी, ठीक है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा
देख लेना इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। कुछ डेफिनेशन, इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। इस लेसन से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस है, बहुत बनते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां से बनते हैं? आपके जेनेटिकल टर्मिनोलॉजीज दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। ब्लैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनोजाइगोटिक क्या होता है, डाइजाइगोटिक क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है। उसके ऊपर फिर यहाँ पे अपना हेट्रोजीनियस ये क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं, ट्रेड्स कैसे बनते हैं, अलील्स कैसे बनते हैं, सारी की सारी चीजें उसके अंदर आप लोग को पढ़नी है। देखो मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो हम लोग को पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपके बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आई के कलर का जीन प्रेजेंट है, तो सेम इसी पोजीशन पे यहां पे भी आई के कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई भी बच्चा इसको सिस्टर क्रोमैटिड से कंफ्यूज नहीं करेगा। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है? दो क्रोमोसोम होते हैं लेकिन उनका जो सेंट्रोमियर होता है वो सेम होता है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिस्टर क्रोमैटिड का। तो यहां पे दो क्रोमोसोम तो है लेकिन दोनों का जो सेंट्रोमियर है वो क्या है? सेम है, सही है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। ये क्या है? देखो दो क्रोमोसोम है लेकिन दोनों का जो आपका सेंट्रोसोम है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। सेंट्रोमियर जो क्या है वो अलग अलग है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे एक क्रोमोसोम है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लोकस, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे फॉर एग्जांपल कोई आई कलर का जीन प्रेजेंट है, तो यहां पे कौन सा जीन प्रेजेंट होगा? आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई कलर का ही क्या प्रेजेंट होगा? जीन प्रेजेंट होगा। ये आगे चल के कोई कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाला है, मतलब कोई कैरेक्टर आपके बॉडी के अंदर शो करेगा, सही है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे ब्लैक कलर के आई का जीन है, तो यहां पे भी ब्लैक कलर की आई का जीन होगा, सही है। देखो कैरेक्टर एक होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन आई कलर्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे किसी का आई का कलर ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्लू भी होता है, ठीक है, तो किसी का हल्का ग्रीन कलर का भी होता है, किसी का ब्राउन कलर का भी होता है। तो बहुत सारे टाइप्स भी देखने मिलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आई कलर क्या है? इज अ कैरेक्टर। लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग हम लोग को कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रेट्स। समझ में आ रही बात? तो ट्रेट क्या हो गया? समझ लो ब्लू आई कलर है तो ये क्या हो गया? एक टाइप का ट्रेट हो गया। समझ में आ रही बात? लेकिन इसके जो जीन प्रेजेंट है, जैसे यहां पे ब्लू कलर है तो यहां पे बी प्रेजेंट है, यहां पे बी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे अलील्स। समझ में आ रही बात? जो दो जीन्स प्रेजेंट है, इन दोनों चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अलील्स। क्लियर है? तो अलील्स क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? दैट इज मोनोलोगस, ठीक है। मोनोलोगस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जो ये था अपना मेंडल था, ठीक है, उसने क्रॉस करवाया था, तो सबसे पहले क्या लिए थे उसने? दो प्योर लाइन लिए थे, ठीक है। दो प्योर लाइन लिए हैं, एक आपका प्योर टॉल है, एक आपका प्योर डॉफ है। इसका जरूर से पता करना, ठीक है। जितने भी आप लोग के मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स है वो जरूर से पढ़ लेना, जो उसके मोनो वाले जो क्रॉस थे और जो डाई वाले क्रॉस थे, ठीक है। दोनों आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये हमेशा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। 3 लॉ इनहेरिटेंस के, ये जरूर से पढ़ लेना क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है 3 लॉ। सबसे पहला क्या है? दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि बच्चों जब भी एक प्योर लाइन दूसरी प्योर लाइन के साथ क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, तो उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जो दूसरे के ऊपर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, मतलब जो खुद का कैरेक्टर शो करेगा और दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया जाएगा। तो जो कैरेक्टर शो कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो कैरेक्टर जिसका सप्रेस हो गया कैरेक्टर वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो जितने भी गैमेट्स है, ठीक है, जो दो पेयर ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट, अभी बताया ना मैंने आप लोगों को, दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा सेपरेट होंगे, ठीक है। वो हमेशा क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ये क्या कहता है? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सही बात है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्या है? कुछ वर्ड दिए हुए जैसे इनकंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकंप्लीट डोमिनेंस हम लोग किसके अंदर देखने मिलती है? एक फ्लावर आता है स्नैपड्रैगन का, ठीक है। स्नैपड्रैगन का एक फ्लावर आता है, उसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है इनकंप्लीट डोमिनेंस। क्या होता है इनकंप्लीट डोमिनेंस? देखो एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो मेनली जो स्नैपड्रैगन का रेड वाला फ्लावर होता है ना, वही डोमिनेट करता है, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की माने
तो इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो बेबी आएगा उसका भी रेड फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि रेड वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन जब बेबी फॉर्म होता है ना, तो वो जो कलर होता है ना उसके फ्लावर का, वो पिंक हो जाता है, ठीक है, वो कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। मतलब यहां पे पूरी तरह से जो रेड कलर है वो अपना डोमिनेशन नहीं दिखा पाया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं है यहां पे। समझ में आई बात? उसके बाद है को डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस मतलब क्या, कि दो अलग अलग एलील्स एक साथ डोमिनेट करेगी, ठीक है, दो अलग अलग एलील्स एक साथ डोमिनेट करेगी। इसमें आप लोग जो कैटल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, आप लोग के बुक में दिया हुआ है ना कैटल का एग्जांपल, कि एक ऐसी कैटल है जिसके बॉडी के ऊपर रेड कलर के पैचेस है, दूसरी एक ऐसी कैटल है जिसके बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस है। तो जब उनका ब्रीड होगा, ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा ना, उसके अंदर रेड कलर के पैचेस भी प्रेजेंट होंगे और व्हाइट कलर के पैचेस भी प्रेजेंट होंगे। सही है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ को डोमिनेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है मल्टीपल अलील्स, ठीक है। मल्टीपल अलील्स मतलब क्या, कि देखो पॉपुलेशन में बहुत सारे टाइप्स के अलील्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपके पास कोई दो ही अलील्स प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को नॉर्मल सा एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आपके पास 3 चॉकलेट है, ठीक है, एक क्लास में 3 चॉकलेट मैडम लेके आई, 3 अलग अलग टाइप्स के चॉकलेट लेके आई है, ठीक है, लेकिन हर बच्चे को 2 ही चॉकलेट मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग को उस 3 में से कोई 2 ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं, मतलब पूरे उस एरिया की बात करूं, तो वहां पर कितने टाइप की चॉकलेट मिल रही है, 3 टाइप की चॉकलेट मिल रही है, लेकिन एक बच्चे को परमिट कितना है, सिर्फ 2 ही टाइप की चॉकलेट लेने का। वैसे ही यहां पे कुछ होता है पॉपुलेशन के अंदर भी। जैसे अगर मैं हमारे इसकी बात करूं, ब्लड ग्रुप की बात करूं, ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करूं, तो बड़े सारे टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे ए ग्रुप होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो देखो बहुत सारे टाइप्स के अलील प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप के, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बड़े सारे टाइप्स के अलील इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं एक पर्सन की बात करूं, तो एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा अलील प्रेजेंट नहीं हो सकते। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टीपल अलील्स। क्लियर है? उसके बाद आता है प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी क्या होता है? देखो प्लायोट्रॉपी मतलब क्या, कि अगर आपका एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लायोट्रॉपी। इसका बेस्ट एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर आप लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। पता कर लेना, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो क्या होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर एक हमारे बॉडी के अंदर एक ये मिलता है, अमाइनो एसिड मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिनेस। मतलब वो क्या करता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देता है। तो जब भी आपके फिनाइल एलेनिन पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन। और टायरोसिन के अंदर, टायरोसिन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे आपके बॉडी के जो कलर है, ठीक है, दैट इज मेलेनिन बन रहा है ना, वो भी किससे बनता है, टायरोसिन से बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। फिर आपके बालों का कलर टायरोसिन से बनता है, आपकी आंखों का कलर टायरोसिन से बनता है। तो जिस बंदे को, ठीक है, जिस बंदे के अंदर टायरोसिन की कमी हो जाएगी ना, उसका पूरा बॉडी व्हाइट पड़ जाएगा। देखा होगा ना आप लोग ने, कुछ लोग होते हैं उनका पूरा बाल व्हाइट हो जाएगा, उनकी आंखें जो होती है ना, अपना ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है, आयरस वाला पोर्शन, वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से व्हाइट पड़ जाएगा। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। समझ में आ रही बात? तो यहां पे फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या हो रहा है, कि एक जीन है जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा है, और वही एक जीन के वजह से बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसे हम लोग प्लायोट्रॉपी भी कह सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कलर ब्लाइंडनेस फैल रहा है, एक अगर मेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कैसे अपने कलर ब्लाइंडनेस को मतलब स्प्रेड करेगा जनरेशन बाय जनरेशन, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और सेम टू सेम होता है हीमोफीलिया के साथ, ठीक है। हीमोफीलिया आप लोग को पता ही है ना, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं आप लोग बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। 3 सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, एक ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, एक बर्ड्स का और एक हनी बीज का, जिसमें से ह्यूमन बींग और हनी बीज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देना और उसको अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट क्या है हमारा, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर में कौन कौन सा आपका पढ़ना है, थैलेसीमिया पढ़ना है, लेकिन थैलेसीमिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो उसको। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। 21 ट्राइसोमी मतलब क्या, कि आपका जो 21st नंबर वाला क्रोमोसोम होगा, ठीक है, 21st नंबर वाला क्रोमोसोम होगा, वहां पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। 21st वाले पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डाउन 21st ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब क्या,
क्रोमोसोम आ रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में मतलब क्या है, आपका एक ही यह आता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपना सेक्स ऑर्गन, सेक्स गैमेट जो होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, वहां पे दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो अगर एक मेल है तो उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और एक फीमेल है तो उसके पास क्या है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन जिस बंदे को टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा अपना सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे, ठीक है, दो क्रोमोसोम होंगे ही नहीं। और एक आपका है दैट इज लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका एक्स आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा और एक वाई आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इतना आप लोग को इन 3 लेसन से पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आया? सो आई होप आप लोग इस चीजों को एकदम ध्यान से पढ़ोगे। इतनी चीजें आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना। अगर आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो इसका आने वाला जो लेक्चर वीडियो है वो भी हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसके आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो भी हम लोग बना देंगे। तो जितना हो सके उतना शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों तक, अपने सारे दोस्तों तक जितना हो सके उतना जरूर से जरूर शेयर करना। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग लेसन नंबर 4 से लेकर लेसन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है, 4 से लेकर 6 की बात करेंगे। और अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपने हर दोस्तों तक शेयर किया, आपने वीडियोस को लाइक किया, तो हम आपके लिए लाइव सेशन का भी अरेंजमेंट कर देंगे। क्योंकि देखो 3 दिन है हमारे पास, एक आज का दिन है, एक कल का दिन है, एक परसों का दिन है, सही है। तो हमारे पास 3 दिन का टाइम है। तो हम इस 3 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा बायोलॉजी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा 8 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है ना, वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जितनी भी चीजें मैंने बताई उतना जरूर से कर लेना। और नेक्स्ट वाले वीडियो का वेट करना, उसमें मैं आप लोगों को 4 से लेकर 6 लेसन तक का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद हम लोग लाइव सेशन पे शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हमारा प्यारा सा चैनल है JR कॉलेजेस का, आप कॉलेज वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। क्लियर है? तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।